तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस की डेफिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपेयर हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो वर्किंग कंडीशन में ना हो उसको वर्किंग कंडीशन में लाना, इसको रिपेयरिंग कहते हैं। जबकि कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हो उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए जो हम इकदामात करते हैं, जो हम स्टेप्स लेते हैं, उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने देखा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की डेफिनेशन। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फेलियर, कि एक बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं, कौन कौन से फेलियर एक्सपेक्टेड हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। आप किन किन चीज़ों को अवॉइड करें तो फ्यूचर में वो फेलियर कॉज नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि बिल्डिंग बन जाने के बाद बिल्डिंग को किस तरीके से हम मेंटेन रख सकते हैं और डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे हम किस तरीके से बिल्डिंग की मेंटेनेंस को बेहतर रख के बिल्डिंग को पूरे लाइफ टाइम तक लेके जा सकते हैं, बिल्डिंग का पूरा लाइफ टाइम हासिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स दैट बिल्डिंग ओनर यूजुअली इनकाउंटर in the maintenance or management of their properties and their possible causes are described in this chapter। किसी भी बिल्डिंग ओनर को उस बिल्डिंग की पूरी लाइफ के दौरान, मिसाल के तौर पर किसी बिल्डिंग की अगर लाइफ 50 साल है तो उस पूरी 50 साल के अंदर एक बिल्डिंग ओनर को किन किन प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। Solution to some common problem described in chapter are provided in chapter 4। और उन तमाम प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होंगे वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम ऑफ बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रॉब्लम एक बिल्डिंग ओनर को फेस करने पड़ते हैं। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट आर टू क्लोजली रिलेटेड इश्यूज। Building management, apart from covering the basic security and cleanliness aspects of building, should also coordinate or even include the implementation of maintenance plan to ensure a safe and pleasant living environment। बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर दूसरी तमाम चीज़ों के साथ साथ बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को इटसेल्फ मेंटेन रखना ये भी ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए? सेफ एंड लिविंग एनवायरनमेंट के लिए। एज एक्सप्लेन्ड इन द कमिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर में इन चीज़ों को हम मज़ीद डिटेल के साथ हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ डिफेक्ट्स देखेंगे जो बिल्डिंग की पूरी ज़िंदगी के अंदर आ सकते हैं। कहा जाता है जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Defects create hazards leading to serious or fatal injuries. Most defects can, at their early stages, be discovered through visible or detectable symptoms. If not properly rectified, minor defects can develop into the serious one, causing failure or sudden collapse, endangering lives and becoming more costly to rectify। अमूमी तौर पर बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम पैदा होता है तो वो शुरू के अंदर ही आप उसे मुख्तलिफ निशानियों के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर उस डिफेक्ट को अर्ली एजेस के ऊपर रोक दिया जाए, उसकी रिपेयरिंग कर ली जाए, तो आप फैटल इंजरीज से बच सकते हैं। लेट्स सपोज आज किसी डिफेक्ट के ऊपर आज अगर आपके $5 लगते हैं तो आज अगर वो नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद $5 की जगह पर आपको $500 लगाना पड़े, और हो सकता है आने वाले वक्तों में 500 के बजाय आपको $5000 तक भी उसके ऊपर लगाने पड़ जाए। तो इसी वजह से जहां दूसरे जिंदगी के पहलुओं में आप कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही मामला बिल्डिंग की मेंटेनेंस के साथ होता है कि डिफेक्ट को एट देयर अर्ली एजेस आप उनको डिटेक्ट कर लें और वहीं पर उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम शुरू कर दें, तो आप फैटल इंजरीज से भी बच सकते हैं
और फ्यूचर में जो आपको कॉस्ट पड़ेगी उससे भी आप बच सकते हैं। कॉमन बिल्डिंग डिफेक्ट्स एंड देयर सिम्टम्स। बिल्डिंग के अंदर अमूमी तौर पर कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं और वो डिफेक्ट किस तरह पहचाने जा सकते हैं, उनकी निशानियां क्या क्या हो सकती हैं। बैकग्राउंड। डिफेक्ट्स अकर इन वेरियस फॉर्म and to different extents in all type of buildings irrespective of age. The followings are contribute to the occurrence of defect in the building. Number 1, the large varieties of building material used that may not be well congruent with one another. मिसाल के तौर पर किसी ऐसे मटेरियल का बिल्डिंग में इस्तेमाल करना जो कि दूसरे मटेरियल के साथ कंग्रेंट ना हो। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट की। रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर आप सैंड, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम अलग किस्म के मटेरियल हैं, लेकिन ये तमाम जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और हाइड्रेशन होती है तो इस तरीके से ये कंग्रेंट मटेरियल की फॉर्म में सामने आते हैं। अगर आप बीम कास्ट कर रहे हैं तो बीम कास्ट करते हुए जो आप सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो बीम कास्ट करने के बाद आप देखते हैं कि बीम एज ए वन यूनिट एक्ट कर रहा होता है। तो इनको कहते हैं होमोजीनियस मटेरियल। ये तमाम मटेरियल यानी कि स्टील, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट एक दूसरे के साथ कंग्रेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर स्टील की जगह पर आप कोई और मटेरियल, आप प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक के वैसे ही बार्स यूज करते हैं, या स्टील की फॉर्म में आप बांस की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तब क्या नतीजा वही आपको मिलेगा जो स्टील के साथ मिलता है? यकीनन नहीं। तो तमाम जब मटेरियल आप इस्तेमाल करें सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के साथ कंग्रेंट होने चाहिए, जो होमोजीनियस हो, जिनका आपस में मिलाप हो सकता हो। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स दैट मे नॉट बी डिफेक्ट प्रूफ, इनकंसिस्टेंट और सब स्टैंडर्ड वर्कमैनशिप। इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो चीजें बताई गई हैं कि डिफेक्ट प्रूफ होती हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक, या इनकंसिस्टेंट होते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती, या सब स्टैंडर्ड वर्कमैनशिप होती है, इन तमाम चीज़ों को हम लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। नंबर 3, यूज ऑफ अनसूटेबल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। मिसाल के तौर पर एक डिज़ाइन इंजीनियर ने डिज़ाइन करने के बाद ड्राइंग्स साइट पर भिजवा दी, लेकिन ड्राइंग के अंदर जो डिटेल्स होती हैं उनको सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया। जाहिरी बात है उन ड्राइंग को साइट के ऊपर पढ़ते हुए साइट इंजीनियर को प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और साइट इंजीनियर उन ड्राइंग को सही तरीके से नहीं पढ़ सकेगा, और नतीजतन जब साइट के ऊपर साइट इंजीनियर उस ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेगा तो नताइज वो हासिल नहीं होंगे जो एक्सपेक्ट किए गए होंगे। तो ड्राइंग को ड्राफ्ट करते हुए डिटेल का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, एक्सट्रीम साइट कंडीशंस अंडरमाइनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बहुत सर्द या बहुत गर्म इलाके के अंदर, बहुत सर्दियों में या बहुत गर्मियों में जो लेबर की परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस से नीचे हो जाती है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आपको रिजल्ट भी नॉर्मल नहीं मिल पाते बल्कि बिलो एवरेज ही मिलते हैं ड्यू टू द एक्सट्रीमिज्म ऑफ साइड। नेचुरल डिटेरियोरेशन। इसी तरीके से कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होती है उस पर डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते रहते हैं बाय इन्वायरमेंटल एजेंट्स। तो वो अटैक किस तरीके से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर कंक्रीट के अंदर जो एक कॉमन अटैक है सल्फेट अटैक, या अल्कली सिलिका रिएक्शन, या इफ्लोरेसेंस, तो ये तमाम नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक बिल्डिंग को डिटेरियोरेट कर देते हैं वक्त के साथ साथ। इनका भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सेकंड लास्ट है हमारे पास अटैक्स बाय पोल्यूटेंट्स। इसी तरीके से पोल्यूशन की हम अगर एग्जांपल लें तो मिसाल के तौर पर जो धुआं है, तो इसके अंदर भी बाज़ ऐसे केमिकल होते हैं
जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट पोल्यूटेंट भी आपके स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करके उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम कर देती है, उसकी लाइफ टाइम को कम कर देती है। लास्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग्स। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हुए डिज़ाइन इंजीनियर सबको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बिल्डिंग को इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाएगा। मिसाल के तौर पर उसको कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर डील किया जाएगा, क्या वो बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेज होंगे या उस बिल्डिंग के अंदर रिहाइश होगी। वजह ये होती है कि जो डिज़ाइन के कोड आपको दिए जाते हैं जो डिज़ाइनर के पास होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किस टाइप की बिल्डिंग आप डिज़ाइन करने लगे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड लोग रहते हैं, इसी वजह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर हम ज़्यादा लोड सपोज नहीं करते, कम लोड सपोज करके उसके स्लैब कॉलम बीम को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर क्योंकि उनके अंदर बहुत से आदमियों के आने की गुंजाइश होती है और बहुत से आदमी वहाँ पर आ सकते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, और इसी तरह अगर कोई ऑफिस प्लेस है तो लाजमी बात है उनके अंदर काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइव लोड आपको काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो जो बिल्डिंग जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है उसको उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नतीजा बुरा हो सकता है। डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। तो सबसे पहला हम डिफेक्ट देखे हैं जो कंक्रीट स्पॉलिंग करती है या लूज प्लास्टर इन सीलिंग। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि ओल्ड बिल्डिंग के अंदर, पुरानी बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाएं तो उनकी छतों को अगर आप गौर से देखें तो आप देखते हैं कि उनकी छत के अंदर जो स्टील इस्तेमाल किया गया होता है वो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होता है। उस स्टील के नीचे जो कवर प्रोवाइड किया जाता है वो वक्त के साथ साथ गिर चुका होता है। वजह उसकी ये होती है कि उस स्टील के ऊपर किसी तरीके से उस स्टील के अंदर पानी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कोरोजन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कोरोजन स्टार्ट होती है तो स्टील करोड होना शुरू हो जाता है, स्टील सॉलिड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में शेप होना शुरू कर देता है। और स्टील जब सॉलिड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में चेंज होता है तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं जो कि कवर को नीचे से गिरा देती हैं और स्टील जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सरफेस विद वाटर या रस्ट स्टेनिंग, वाटर लीकेज। तो आपको ऐसी जगहों पर, यानी अगर किसी बिल्डिंग की छत के तमाम स्टील बार्स एक्सपोज हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्सपोज होने से कुछ अर्सा पहले उस जगह पर वाटर का या रस्ट के निशान आ चुके होते हैं। तो जहां पर आप देखें छत के ऊपर पानी के निशानात या रस्ट के निशानात मौजूद है, इसका मतलब है कि वहां पर स्पॉलिंग होने का खतरा है, आपको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। या जहां पर आप बिल्डिंग में देखें कि पैटर्न क्रैकिंग है, क्रैकिंग जो है वो बिल्कुल पैटर्न में है, तो वहां पर आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पर फ्यूचर में कंक्रीट स्पॉलिंग तो नहीं होगी और इस पैटर्न क्रैकिंग की क्या वजह है, फौरी तौर पर आपको एक्शन लेना चाहिए। नंबर 3, बल्जिंग, फॉलिंग ऑफ कंक्रीट पैचेस विद रिइंफोर्समेंट एक्सपोज, जिस तरीके से ये हमने देखा। नंबर 4, फॉलिंग ऑफ प्लस्टर और टाइल्स, इसी तरीके से प्लस्टर का गिर जाना। तो हमने जो 4 निशानियां पढ़ी हैं वो क्या हो सकती हैं? या आपको मिसाल के तौर पर सिर्फ हम अगर स्लैब की मिसाल ले लें तो स्लैब के ऊपर सबसे पहले आपको रस्ट के निशानात नजर आएंगे या पानी लीक करता हुआ नजर आएगा, या हो सकता है आपको पैटर्न क्रैकिंग नजर आए, या हो सकता है आपको कंक्रीट किसी किसी जगह से गिरती हुई नजर आए छत से, या हो सकता है छत के ऊपर जो आपने अगर प्लास्टर किया हुआ है तो प्लास्टर गिर रहा हो। तो ये तमाम निशानियां इस चीज़ की हैं कि वहां पर कंक्रीट की स्पॉलिंग होने लगी है, यानी कंक्रीट के अंदर जो आपने सरिया इस्तेमाल किया है, जो आपने स्टील इस्तेमाल किया है, उसके अंदर रस्टिंग हो चुकी हुई है और रस्टिंग की वजह से अब उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा है और उसका जो नीचे वाला कवर है कंक्रीट का अब वो गिरने लगा है और उसके अंदर जो स्टील रिइंफोर्समेंट आपने इस्तेमाल किया था वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर
होने लगी है। तो पॉसिबल काजेज क्या हो सकती है, मतलब स्पॉलिंग की पॉसिबल काजेज क्या हो सकती हैं। ये जो ऊपर हमने देखा ये है उसके सिम्टम्स, कि जहां पर स्पॉलिंग होगी उसके सिम्टम्स ये होंगे। और इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा देख लेते हैं। Defective concrete as a result of aging is commonly found in old buildings. Persistent water leakage may affect the steel reinforcement. Weak concrete caused by use of salty water in concrete mix or overloading are also common causes of spalling. स्टील जब भी आप कंक्रीट में यूज करेंगे तो स्टील के अंदर कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप स्टील के ऊपर होने वाले कोरोजन को किसी तौर पर मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकते। हाँ, कोरोजन के प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा, मिसाल के तौर पर आपने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग की जो एज है, जो एक्सपेक्टेड एज है वो है 50 साल। तो अगर 50 साल के नज़दीक नज़दीक यानी उस बिल्डिंग को 47 साल 48 साल हो चुके हैं, तो इतना साल होने के बाद अगर स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट होने लगी है तब तो ये नॉर्मल है, तब कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 50 साल ही इस बिल्डिंग की उम्र है और 50 साल के अंदर अंदर उसकी बिल्डिंग के अंदर जो स्टील इस्तेमाल आप करते हैं तो वो क्रोड हो जाता है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। तो दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि परसिस्टेंट वाटर लीकेज में अफेक्ट द स्टील रिइंफोर्समेंट। हो सकता है जो रूफ नीचे से स्पॉल कर रही हो, नीचे से जिसका कवर गिर रहा हो, उस रूफ के ऊपर वाटर टैंक हो और वो वाटर टैंक पानी लीक कर रहा हो, तो उस लीकेज की वजह से भी ये स्पॉलिंग हो सकती है। तो दूसरी रीजन ये है हमारे पास। तीसरी क्या है, वीक कंक्रीट कास्ट बाय द यूज ऑफ साल्टी वाटर। हो सकता है कि जब आप कंक्रीट मिक्स बना रहे हो उस वक्त आपने पानी ऐसा इस्तेमाल किया हो जिस पानी के अंदर नमकियात अच्छे खासे हों, तो यही नमकियात ही दरअसल होती हैं जो पानी के साथ मिलकर स्टील को रस्ट करती हैं, कोरोजन का सबब बनती हैं। और चौथी इसकी कॉमन रीजन ये हो सकती है, ओवरलोडिंग आर आल्सो द कॉमन काज ऑफ स्पॉलिंग। तो ओवरलोडिंग भी, अगर मिसाल के तौर पर आपने ये स्लैब डिज़ाइन की थी 10 psf डेड लोड के लिए और यहाँ पर आपने डेड लोड 150 psf कर दिया, तो हो सकता है ओवरलोडिंग की वजह से भी इसके अंदर स्पॉलिंग हो रही हो। तो बाकी जो 3 कॉजेज हैं ये तो रिमूव की जा सकती हैं, यानी कि परसिस्टेंट वाटर लीकेज की वजह से अगर स्पॉलिंग हो रही है तो आप वाटर लीकेज को देख लें कहाँ से हो रहा है, तो वाटर लीकेज को आप रोकेंगे, स्पॉलिंग भी रुक जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने साल्टी वाटर के साथ कंक्रीट मिक्स बनाया तब तो यहाँ पर क्रोजन होती रहेगी, क्योंकि कंक्रीट बनाने के दौरान ही आपने उसके अंदर साल्टी वाटर डाल दिया और वो साल्ट उसके अंदर मौजूद रहेगा। अब ये क्रोजन का जो प्रोसेस है इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरीके से ओवरलोडिंग की वजह से अगर स्पॉलिंग हो रही है तो इस स्पॉलिंग को भी रोका जा सकता है, जो आपने लोड एक्स्ट्रा डाला हुआ है उसको आप रिमूव कर दें। और इसी तरीके से जो हमने पहला पढ़ा था कि बिल्डिंग अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और पूरी कर चुकने के बाद अगर उसके अंदर स्पॉलिंग हो रही है तब क्या है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं डिफेक्ट की दूसरी कॉमन टाइप कौन सी है। दूसरी कॉमन टाइप है वाटर सीपेज फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल, विंडो, रूफ और फ्रॉम सीलिंग। वाटर सीपेज जब भी होती है तो सबसे पहले कुछ निशानात बिल्डिंग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप उन निशानात को देखकर वाटर सीपेज को रोक दें तो अगली स्टेजेस में जाकर फिर स्टील के ऊपर क्रोजन नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था, परसिस्टेंट वाटर लीकेज में अफेक्ट द स्टील रिइंफोर्समेंट। तो जो सीपेज की वजह से बिल्डिंग के अंदर पानी पैदा आ रहा है या जो छत से पानी नीचे टपक रहा है, वो तो लाजमी बात है छत के अंदर मौजूद स्टील को भी करोड कर रहा होगा। तो इनिशियल स्टेजेस पे जैसे ही सीपेज होने लगती है तो उसके कुछ निशानात आप देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाटर सीपेज हो रही है और उसको फौरी तौर पर रोक लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि वाटर स्टेनिंग, कहीं पर बिल्डिंग पे आपको बिल्डिंग के अंदर आपको पानी के निशानात नजर आएंगे, या क्या होगा, पीलिंग ऑफ ऑफ पेंट और वॉलपेपर, या उस कमरे के अंदर जिस कमरे के अंदर आपको पानी के निशानात महसूस हो रहे हैं
उस कमरे के अंदर हो सकता है उसका पेंट भी ख़राब हो चुका हुआ हो, या आपने जो वॉलपेपर इस्तेमाल किया हो वो भी ख़राब हो चुका हुआ हो, या इवन इतना हद तक भी सीपेज हो सकती है कि बाज़ औक़ात वाटर ड्रिपिंग भी होना शुरू हो जाती है, आपको वाटर के ड्रॉप महसूस होते हैं। तो ये सारी निशानियाँ सीपेज की हैं। तो चौथा है ग्रोथ ऑफ फंगस। तो फंगस का वहाँ पर ग्रोथ भी हो सकती है, आपको वाज़े तौर पर नज़र आ सकती है, ये जिस तरह आप ये निशान देख रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है इसका डिफेक्टिव कंक्रीट, प्लास्टर और टाइल्स। इसी तरीके से जो कंक्रीट है या प्लास्टर है या टाइल्स हैं वो उनके अंदर डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है रस्ट स्टेनिंग, या आपको जंग आलूद निशानात भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये निशानियाँ किसकी हैं? यह है वाटर सीपेज की। वाटर सीपेज जहाँ भी होगी तो वहाँ पर ये निशानियाँ या इनमें से कोई एक निशानी या हो सकता है तमाम निशानियाँ वहाँ पर ज़ाहिर हो जाए। अब ये वाटर सीपेज एक्सटर्नल वाल से, विंडो से, रूफ से या सीलिंग से किस तरीके से हो सकती है, इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों सीपेज हो रही है? इसकी वजह यह है, एक्सटर्नल वाटर सीपेज कुड बी ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजन। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर इंक्लूडिंग क्रैक्स ऑन एक्सटर्नल वाल। अब जो एक्सटर्नल वाल है आपके बिल्डिंग की, तो वो लाजमी बात है एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है कि जब जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी उसके ऊपर आएगा, और अगर उस वाल के अंदर क्रैक होंगे तो वो पानी पेनिट्रेट करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो अगर आपकी एक्सटर्नल वाल के ऊपर क्रैक है तो वो क्रैक ही सीपेज की वजह बन सकता है। या हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट, या तीसरा डिफेक्टिव सीलेंट एट विंडोज, या अगर विंडो से पानी अंदर दाखिल हो रहा है, बारिश का पानी अंदर दाखिल हो रहा है और अंदर दाखिल होकर आपकी बिल्डिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो वो किस वजह से हो सकता है? डिफेक्टिव सीलेंट की वजह से हो सकता है। डिफेक्टिव वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स एट रूफ, या अगर पानी छत से टपक रहा है तो इसका मतलब है आपकी छत सही तरीके से वाटर प्रूफ नहीं है, उसके अंदर क्रैक्स आ चुके हुए हैं या उसके अंदर हनीकॉम्बिंग हो चुकी हुई है। डिफेक्टिव एक्सटर्नल वाटर एंड ड्रेनेज पाइप, इसी तरीके से जो सैनिटरी सिस्टम है आपकी बिल्डिंग के अंदर वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। उसके डिफेक्टिव होने की वजह से उसके अंदर लीकेज आ सकती है, और लीकेज की वजह से वाटर सीपेज आपकी बिल्डिंग के अंदर हो रही है। तो वाटर सीपेज के निशानात क्या क्या हैं? ये 6 निशानात हैं। तो इनमें से कोई एक भी हो सकता है, तमाम भी हो सकते हैं। तो जहां पर आपको ये बिल्डिंग में निशानात नज़र आए तो आप फौरी तौर पर ये एक्सपेक्ट कर लें कि कहीं ना कहीं वाटर सीपेज हो रही है, और फौरी तौर पर उसको पॉइंट आउट करके उसकी रीज़न को आप पॉइंट आउट करके उसको आप रिपेयर कर लें। तीसरा डिफेक्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल क्रैक्स इन वॉल। Cracks that penetrate through finishes into the concrete or bricks. Long continuous crack across the width of wall. Diagonal cracks at the corner of window or door. Crack with rusting staining. तो जहां पर ये 4 किस्म की आपको निशानियां नजर आए तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल क्रैक्स दीवारों के अंदर आ चुके हुए हैं और आपकी बिल्डिंग जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? स्ट्रक्चरल क्रैक्स में बी काज्ड बाय मैनी फैक्टर। फॉर एग्जांपल, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक के केस में अच्छे खासे बिल्डिंग को धचके लगे हैं और बिल्डिंग ने अपनी जगह से मूव किया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्रैक आ सकते हैं। दूसरा, अनवांटेड ग्राउंड सेटलमेंट, या बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका हुआ है। सीरियस ओवरलोडिंग, या उस बिल्डिंग के ऊपर सीरियस ओवर किस्म की ओवरलोडिंग हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से क्रैक जो है वो अकर हो रहे हैं। वीकनेसेस कॉज्ड बाय corrosion और डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स, या सीरियस किस्म की corrosion या डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल अटैक हो चुके हुए हैं आपकी कंक्रीट के ऊपर। और डैमेज बाय एक्सीडेंट, आपकी बिल्डिंग एक्सीडेंटली डैमेज हो चुकी हुई है, मिसाल के तौर पर उसके अंदर हो सकता है कोई गाड़ी आकर लगी हो। और पुअर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, या तो फिर उस बिल्डिंग की डिज़ाइन ही इंतहाई किस्म की नाकिस थी या कंस्ट्रक्शन इंतहाई नाकिस हुई।
Detailed investigation must be carried out to identify the causes which must be removed. अगर इस किस्म के क्रैक अकर हो जाए तो आपको सीरियस तौर पर संजीदगी के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए बिल्डिंग की और रेक्टिफाइड बिफोर द क्रैक्स आर रिपेयर्ड। अगर वो क्रैक रिपेयर हो सकते हों तो उनको रिपेयर कर लेना चाहिए और अगर ना हो सकते हों तो बिल्डिंग को गिराकर दोबारा बिल्डिंग बना देनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चरल क्रैक्स इन कॉलम एंड बीम्स। कॉलम और बीम के अंदर अगर स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ जाएं तब क्या होता है? क्रैक्स दैट पेनिट्रेट थ्रू फिनिशेस डाउन टू द कंक्रीट और ब्रिक। ऐसे क्रैक जो कॉलम या बीम की टॉप सरफेस से शुरू होकर बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएं और कॉलम या बीम जो लोड उठा रही है उस लोड को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, लोड के पाथ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें या कॉलम और बीम के लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम कर दें, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल क्रैक्स इन कॉलम और बीम। तो एक तो इसकी निशानी यही हो सकती है कि टॉप सरफेस से क्रैक पैदा होकर बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर गया, और दूसरा स्पॉलिंग हो सकती है। इसकी पॉसिबल काजेज क्या हो सकती हैं? सेम एज आइटम 3 अबव। इसकी भी पॉसिबल काजेज यही हो सकती हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं। और पांचवा है हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स यूजुअली इन प्लास्टर और अदर फिनिशेस विद सीमेंट सैंड रेंडरिंग एज बेस। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? ऐसे क्रैक्स जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम करें उसको हम स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहते हैं, और ऐसे क्रैक जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम ना करें, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के अंदर कोई कमी वाक़या ना करें लेकिन देखने में बुरे महसूस हों, आर्किटेक्चरली वो एक्सेप्टेबल ना हो, उनको हम नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनकी पॉसिबल काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, इनको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। कोई अगर इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो, कोई सवालात हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।